सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता और उत्क्रांति के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्रों, रचना सदृश्य अंग उद्विकास की उत्क्रांति के संबंधों को कैसे खोजना है, उसके लिए कुछ आधार है। उसमें पहला है रचना सदृश्य अंग या तो सममूलक अंग। रचना सदृश्य अंग या तो सममूलक अंग। तो रचना सदृश्य अंग मतलब यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है रचना। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से समान हो परंतु कार्य की दृष्टि से भिन्न हो। मतलब रचना समान हो परंतु कार्य अलग हो। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से समान हो, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से समान हो परंतु कार्य की दृष्टि से भिन्न हो, वैसे अंगों को रचना सदृश्य अंग कहते हैं। उदाहरण दूसरी भाषा में लिखे तो मतलब दूसरी रीति से लिखे कि जिन अंगों की आंतरिक रचना समान हो परंतु कार्य अलग अलग हो, तो वैसे अंगों को हम रचना सदृश्य अंग कहते हैं। जिन अंगों के कार्य समान हो जिन अंगों की आंतरिक रचना समान हो परंतु कार्य अलग अलग हो, वैसे अंगों को हम क्या कहते हैं? रचना सदृश्य अंग। और यह परिभाषा लिखनी हो तो यह लिखो, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से समान हो, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से समान हो परंतु कार्य की दृष्टि से भिन्न हो, वैसे अंगों को हम कहते हैं रचना सदृश्य अंग। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से समान हो, क्योंकि रचना सदृश्य लिखा है इसीलिए। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से समान हो परंतु कार्य की दृष्टि से भिन्न हो, भिन्न मतलब अलग हो, वैसे अंगों को रचना सदृश्य अंग कहते हैं। उदाहरण दिए हैं कि मेंढक के अग्र उपांग, फिर छिपकली के अग्र उपांग, पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ, ये सब की संरचना देखने जाए तो समान है परंतु कार्य अलग अलग है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सममूलक अंग। इन सभी में उपांग की आधार की रचना कैसी है? समान है, बराबर, परंतु विविध पृष्ठवंशियों में कार्य करने के लिए इनका रूपांतरण हुआ है। इस पर से कह सकते हैं कि सभी अंगों की उत्पत्ति एक सामान्य पूर्वज में से हुई होगी, क्योंकि सब की रचना कैसी है? समान है, परंतु जो भी विविध पृष्ठवंशी प्राणियों में कार्य के लिए उनका रूपांतरण हुआ है। और इस पर से हम कह सकते हैं, रचना सदृश्य अंगों के ऊपर से हम जरूर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि इन सभी अंगों की उत्पत्ति एक सामान्य पूर्वज में से हुई होगी। मतलब रचना सदृश्य अंग हमें क्या समझाता है, या रचना सदृश्य अंगों के ऊपर से हम क्या साबित कर सकते हैं? रचना सदृश्य अंगों के ऊपर से हम यह जरूर कह सकते हैं कि इन सभी अंगों की उत्पत्ति एक सामान्य पूर्वज में से हुई होगी। दूसरा है कार्य सदृश्य अंग। सेम पॉइंट्स, यहाँ पर खाली फर्क इतना है, कार्य समान है, समान दिखाओ और कार्य समान हो परंतु संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से अलग हो, वैसे अंगों को हम कार्य सदृश्य अंग कहते हैं। दिखाव समान हो, कार्य समान हो परंतु उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से अलग अलग हो, वैसे अंगों को हम कार्य सदृश्य अंग कहते हैं। जैसे कि इसको भी हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि जिन अंगों के कार्य समान हो परंतु रचना अलग अलग हो, वैसे अंगों को हम कहते हैं कार्य सदृश्य अंग। यहाँ पर उदाहरण दिए चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख। चमगादड़ के जो पंख है वो मुख्यतः मध्यस्थ अंगुली की मध्य की त्वचा के विस्तरण से निर्मित हुए। चमगादड़ का जो पंख है वो मध्यस्थ अंगुली के मध्य की त्वचा में से विस्तृत हुए, जबकि पक्षी के पंख है उनके अग्र उपांग की त्वचा के संपूर्ण विस्तरण से निर्मित हुए। मतलब यहाँ पर अंगुली में से निर्मित हुए और यहाँ पर त्वचा में से निर्मित हुए, और दोनों का कार्य क्या है? समान ही है, परंतु जो आंतरिक रचना अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि चमगादड़ में जो पंख है वो मध्यस्थ अंगुली की मध्य की त्वचा से विस्तृत हुए और पक्षी के पंख जो अग्र उपांग से विस्तृत हुए। यह दोनों सजीवों में पंखों की संरचना, उनके संघटक में भिन्नता अधिक है, परंतु दोनों सजीव पंखों का उपयोग उड़ने के लिए करते हैं। कार्य समान है परंतु आंतरिक रचना अलग है। दोनों सजीवों में पंख समान दिखते हैं, उनका उपयोग उड़ने के लिए होता है, परंतु दोनों सजीवों में पंखों की संरचना अलग अलग है, अर्थात ये कार्य सदृश अंग है। परिभाषा का विश्लेषण करो। विश्लेषण मतलब उसका अर्थघटन करो।
कि ये दोनों अंग जो है, ठीक है, दोनों के कार्य समान है, उड़ने का ही है, परंतु दोनों की जो उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग स्थान से हुई है, मतलब दोनों की आंतरिक रचना अलग अलग है। अब ये कार्य सदृश अंग है। विविध प्राणियों में कार्य सदृश अंगों की उपस्थिति यह दर्शाते हैं कि वो प्राणी सामान्य पूर्वज में से उत्पन्न नहीं हुए, परंतु पर्यावरण को अनुकूलित होने के लिए प्रबल बनकर समान कार्य करते होंगे। मतलब पर्यावरण के सामने टिके रहने के लिए वो प्रबल बनकर एक समान कार्य करते होंगे। मतलब रचना सदृश्य में ये समझाता है कि सामान्य पूर्वज में से सभी अंगों का विकास हुआ है। कार्य सदृश्य में ये समझाता है कि सभी अंगों का विकास सामान्य पूर्वज में से नहीं हुआ है, परंतु पर्यावरण को अनुकूलित होने के लिए प्रबल बनकर समान कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट से जीवाश्म या तो अश्मि। भूतकाल में अस्तित्व वाले वनस्पति या प्राणी के अंग या उनकी छाप जो पृथ्वी के गर्भ में अवशेष के रूप में रक्षित है। भूतकाल में अस्तित्व वाले वनस्पति या प्राणी के अंग या उनकी छाप जो पृथ्वी के गर्भ में अवशेष के रूप में रक्षित है, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। जो वनस्पति या प्राणी भूतकाल में जीवंत थे, उनके अंग या उनकी छाप जो पृथ्वी के भूगर्भ में संग्रहित है, उन्हें हम क्या कहते? अश्मि। भूतकाल में जिनका अस्तित्व था, वैसी वनस्पति या प्राणी के अंग या उनकी छाप जो पृथ्वी में के गर्भ में अवशेष के रूप में सुरक्षित है, उन्हें कहते अश्मि। मतलब जीवंत प्राणी या वनस्पति, भूतकाल में जो प्राणी या वनस्पति जीवंत थे परंतु उनकी छाप या उनके अंग पृथ्वी के गर्भ में डट गए और अवशेष बन गए, उसको हम कहते अश्मि या जीवाश्म। सामान्यतः सजीव के मृत्यु के बाद उनके शरीर का संपूर्ण विघटन हो जाता है, मतलब उनका शरीर पूरी तरह सड़ जाता है। पर कुछ बार क्या होता है, सजीव शरीर, पूरा शरीर या उसका कुछ भाग ऐसे पर्यावरण में चले जाते हैं जहाँ उसका संपूर्ण विघटन नहीं हो सकता। कुछ भाग वैसे पर्यावरण में चला जाता है जहाँ उसका संपूर्ण विघटन होता नहीं है, और यह कारण से वह शरीर या उसका भाग संपूर्णतः अवशेष के रूप में बना रहता है, मतलब वैसा का वैसा पड़ा रहता है। जनरली तो शरीर सड़ जाता है, पर मतलब विघटन हो जाता है, परंतु कई बार हमारे शरीर या का पूरा शरीर या कुछ भाग वैसे पर्यावरण में चले जाते हैं जहाँ उनका संपूर्ण विघटन नहीं होता और वो अवशेष बन जाते हैं। यदि कोई मृत कीटक, एक उदाहरण दे रहे, यदि कोई मृत कीटक मिट्टी में जकड़ जाए, मरा हुआ कीटक मिट्टी में जकड़ जाए, उनका विघटन तेजी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको बाहर का ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मिट्टी सूखकर कड़क हो जाती है और मिट्टी में कीटक की एक प्रतिकृति सुरक्षित रह जाती है। मिट्टी धीरे धीरे कड़क हो जाएगी और मिट्टी में कीटक की प्रतिकृति सुरक्षित रह जाती है। जीवाश्म के उदाहरण हैं अमोनाइट, ट्राइलोबाइट, नाइटिया और राजासुरस। यह अपृष्ठवंशीय है, मछली है और डायनासोर की खोपड़ी है। अश्मि कितनी पुरानी है वो निश्चित करने की दो पद्धति। पहली पद्धति है सापेक्ष पद्धति, कंपैरेटिवली पद्धति, बराबर। एक ये लाइन है और एक ये लाइन, यह लाइन की तुलना में ये लाइन बड़ी है और यह लाइन की तुलना में ये लाइन छोटी है। हम ये तो कह ही नहीं सकते सबसे बड़ी लाइन या सबसे छोटी लाइन, ऐसा नहीं कह सकते। अगर ये लाइन ले तो इसकी कंपेयर में ये बड़ी हो जाएगी और इसकी कंपेयर में छोटी हो जाए। दो बातों को ध्यान में रखना है। जीवाश्म कितनी पुरानी है। फर्स्ट पद्धति है सापेक्ष पद्धति, कि हम जमीन में खनन करते हैं तो कितनी गहराई से अश्मि प्राप्त होती है। जैसे कि ये एक भाग है जहाँ से अश्मि प्राप्त हुई, ये दूसरा भाग है। मान लीजिए अश्मि हमें यहाँ से प्राप्त हुई और दूसरी अश्मि यहाँ से प्राप्त, तो ये अश्मि अधिक गहराई से मिली, मतलब ये अश्मि थोड़ी पुरानी है, और ये अश्मि कम गहराई से मिली, मतलब ये अश्मि थोड़ी नई है। ठीक है। जमीन में से खनन करने पर कितनी गहराई में से अश्मि प्राप्त होती है, इस बात पर आधारित है। जब अश्मि का स्थान खोदने के लिए खनन किया जाता है तो अश्मि मिलने की शुरुआत हो जाती है। पृथ्वी की सतह से निकट में मिलने वाली जीवाश्म पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई पर मिलने वाली जीवाश्म से थोड़ी नई है। मतलब जो पहले मिलेगी, हम खुदाई करते हैं और जो हमें पहले मिली वो नई अश्मि और जो नीचे मिली वो पुरानी अश्मि। इसको अर्धघटन करके आपको लिखना है।
जब अश्मि का स्थान खोजने के लिए खनन किया जाता है और जीवाश्म मिलने की शुरुआत हो, तब पृथ्वी की सतह से निकट आने वाले जीवाश्म पृथ्वी के सतह से अधिक गहराई वाले जीवाश्म से नए हैं। फिर दूसरी पद्धति है फॉसिल डेटिंग या कार्बन डेटिंग। जीवाश्म के समय को निश्चित करने के लिए विविध समस्थानिक जीवाश्म के समय को निश्चित करने के लिए विविध समस्थानिक, और वो समस्थानिक में मुख्यतः कार्बन 14 के जीवाश्म में मिलते होने से वही तत्व के अनुपात का उपयोग होता है। मतलब ये कार्बन 14 समस्थानिकों का उपयोग होता है कि जीवाश्म में कितने प्रमाण में ये कार्बन 14 अवेलेबल है, उसके आधार पर उसकी उम्र तय की जाती है। समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव तत्व है कार्बन 14। फिर बच्चों की जो जीवाश्म है उसके एक के बाद एक स्तर कैसे बनते हैं। समुद्र के तटीय प्रदेश पर कुछ अपृष्ठवंशी प्राणियों का मृत्यु हुआ। उनका शरीर डट गया, लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले रेती में डट गया और धीरे धीरे ऊपर रेती आ गई। फिर कुछ मिलियन वर्ष के पश्चात डायनासोर की मृत्यु, उनके शरीर रेती में डट गए और रेती में दबकर खड़क बन गए, और यह अपृष्ठवंशी प्राणियों के ऊपर है। मतलब जो पहले डट गया वो एकदम नीचे है, फिर डटा वो उसके ऊपर है। मिलियन वर्ष के बाद घोड़े जैसे प्राणियों के मृत शरीर इस विस्तार में डटकर खड़क बन गए और उपयुक्त खड़कों के ऊपर बने। मतलब सबसे नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर। बहुत अधिक समय के बाद भूमि का क्षरण या पानी के प्रवाह के कारण सड़क फट जाती है और सबसे पहले घोड़े जैसे प्राणी के जीवाश्म खुलते हैं। यदि हम गहराई तक उत्खनन करें तो जो भी प्राचीन जीवाश्म है वो हमें मिलने लगेंगे। प्राचीन जीवाश्म मतलब पहले घोड़े मिलेंगे, घोड़े मिलने के पश्चात फिर डायनासोर का मिलेगा और फिर आपको अपृष्ठवंशी प्राणी के जीवाश्म मिलेंगे, क्योंकि जो सबसे पहले डेटा था वो अपृष्ठवंशी था, फिर डायनासोर था, और फिर आपका कौन सा प्राणी था, डायनासोर के बाद कौन सा प्राणी था, घोड़ा था। तो कोई पानी के प्रवाह या खुदाई करते तो फट जाती है, और फट जाए तो पहले किसके जीवाश्म बाहर आते हैं, घोड़े के, फिर किसके आएंगे, डायनासोर, और फिर किसके आएंगे, फिर आएंगे आपके अपृष्ठवंशी प्राणियों के। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।